dear students, good afternoon to all of you. तो आज बच्चों हम स्टैंडर्ड 12 के अकाउंट्स के अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हिसाबी वर्ष के साझेदारी का वार्षिक हिसाब। हिसाबी वर्ष बच्चों आप लोग का होता है 1/4 से लेकर 31 मार्च तक। तो उसके बच्चों हम आज पढ़ने वाले वार्षिक हिसाब के बारे में। किसके बारे में? जैसे बच्चों वर्ड से आप लोगों को पता चलता है, कोई भी बच्चों स्टेटमेंट हो, हेडिंग हो, उससे ही उस चैप्टर के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चल जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे टॉपिक का नाम क्या है? साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब। मतलब वर्ष के अंत में साझेदारी पेढ़ी कौन से हिसाब लगाना चाहते हैं। जैसे ही बच्चों आपने 11th अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, इन द वेरी बिगिनिंग मैंने आप लोग को बताया था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं अकाउंट्स के, अकाउंट्स बच्चों कौन कौन जानना चाहता है, आपके अकाउंट्स में कौन कौन इंटरेस्ट लेता है, वे सभी लोगों को आपके अकाउंट से दो बातों को जानना आवश्यक होता है। दो बातें आपके अकाउंट से जानना चाहते हैं। एक होता है आपकी पेढ़ी का या तो आपकी कंपनी का लाभकारिता, प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरा होता है बच्चों उसकी फिनेंशियल स्टेटस। प्रॉफिटेबिलिटी आपका पता कैसे चलता है कि आपकी टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, इससे आपका पता चलता है कि आपकी प्रॉफिट कितना हुआ। लेकिन आपकी फिनेंशियल स्टेटस या तो आर्थिक स्थिति कैसे पता चलता है? आर्थिक स्थिति जानने के लिए आपके पास संपत्ति कितना है और उसके अगेंस्ट में आप कितने उधार हो या तो दायित्व आपका कितना है। कोई भी स्टेक होल्डर हो, ये बातें आपके अकाउंट से जानने का रस लेते हैं। तो इस दो ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस में जो लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है वो होता है बच्चों उसकी वार्षिक हिसाब। यस और नो? तो जो बच्चों आपका अकाउंटिंग प्रोसेस थ्रू आउट दिया, आपने 11th पढ़ा है, इसको हम थोड़े से रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कहीं पे भी बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम कैसे पहले नोट करेंगे? फ्रॉम द वाउचर्स। वाउचर्स आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट शोज दैट यू डिड अ ट्रांजैक्शन। आपने ट्रांजैक्शन किया, उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, एंड दैट प्रूफ इज कॉल्ड वाउचर्स। वाउचर्स मतलब बच्चों आप लोग को पता होगा, बिल्स होते हैं जो पक्की बिल्स होते हैं, दैट शोज दैट यू हैव पेड। वो क्या शो करता है? आपने पेमेंट किया। लेकिन जो कच्ची बिल्स होते हैं, जो कार्बन कॉपीज होते हैं, दैट शोज कि आपने रिसिप्ट किया है पैसा और पेमेंट करने वाले को आपने क्या दे दिया है? असली बिल दे दिया है। यस और नो? वैसे बच्चों अगर आपको किसी ने बैंक से चेक दिया होगा तो आपके पास चेक होगा, दैट शोज दैट यू हैव गॉट द मनी। यस और नो? अगर बच्चों आपने किसी को पेमेंट किया होगा तो आपके पास बिल्स होंगे। यस और नो? तो ऑल दिस थिंग्स आर बच्चों वाउचर्स। जब भी अकाउंटेंट बच्चों एंट्री मारेगा वो मालिक को पूछेगा नहीं कि मालिक आपने क्या क्या किया, मुझे नोट दो। उसके पास बच्चों रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स, और वाउचर से स्टार्ट करेगा अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में फ्रॉम द वाउचर्स बच्चों वो लिखेगा रोजनामचा, और रोजनामचा लिखने के लिए बच्चों क्या होता है आपको पता है कि उस वाउचर से जो भी उसको एक उक्ति मिलेगा, जो भी स्टेटमेंट मिलेगा, उस पर से वो दो असर निकालेगा, और दो असर पर से दो खाताएं बनाएगा, और दो खाताओं को अकॉर्डिंग टू द गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि व्यक्तिगत खाता या तो माल संपत्ति खाता या तो उपज खर्च खाता, उसके हिसाब से बच्चों क्या करेगा? उधार या जमा करेगा। और उधार और जमा की एंट्री बच्चों पहले जो बुक में किया जाता है दैट इज रोजनामचा, जर्नल्स। और आपने 11th में पढ़ चुके हो, जर्नल मोटी बुक्स हो जाती है, इसलिए उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसको कहते हैं सब्सिडरीज बुक्स या तो सहायक बहियां। जैसे खरीदी के लिए अलग, बिक्री के लिए अलग, रोकड़ के लिए अलग, खरीद वापसी के लिए अलग, बिक्री वापसी के लिए अलग। लेकिन आप किसी में भी एंट्रीज मारो, उसको बोला जाएगा कि रोजनामचा में एंट्री हुआ। यस और नो? अब रोजनामचा में सारे के सारे एंट्रीज होने के बाद जितने भी आप खाते लिखते हो, उन खातों का सेपरेट खाता कहां पे बना जाता है? खाता बही में। कहां पे? खाता बही में। और खाता बही में रोजनाम के जैसे बच्चों आपने लिखा होगा खरीद खाते उधार, रोकड़ खाते जमा। समझ लो 5000 का आपने खरीदा, तो रोज आपको खाता बही में खरीद खाता एक खुला होगा और रोकड़ खाता एक खुला होगा। खरीद खाते के उधार साइड लिखा जाएगा रोकड़ खाता, और रोकड़ खाता के जमा साइड लिखा जाएगा खरीद खाता। ये होता है बच्चों आपकी खत होनी।
खतौनी के एंड में क्या होता है ना, खरीद में बच्चों बहुत सारे एंट्रीज होंगे पूरे साल भर, रोकड़ में बहुत सारे एंट्रीज होंगे। तो खरीद खाता जो आपने खाता बही में बनाया है और रोकड़ खाता जो खाता बही में बनाया है, ऐसे बहुत सारे खाता होंगे, उन लोगों की शेष निकाला जाएगा। शेष निकालना तो आपके 12th वालों को आता ही है। जमा साइड को टोटल करो, उधार साइड को टोटल करो, देखना अगर जमा साइड ज्यादा टोटल है तो उधार साइड डिफरेंस आएगा, लेकिन कहेंगे हम उसको जमा शेष। कौन सी शेष? अगर उधार साइड की टोटल ज्यादा है तो उसकी डिफरेंस आएगा जमा साइड, लेकिन उसे कहेंगे उधार शेष, मतलब जिसकी शेष ज्यादा वो शेष कहेंगे। तो वैसे बच्चों आप खतौनी करने के बाद आपको साल भर में जितने भी सारे खाता बही में होंगे उनके क्या मिल जाएंगे? बाकियां मिल जाएंगे। और उन बाकियों को बच्चों एक पत्रक में दिखा दिया जाएगा और उस पत्रक का नाम होता है आपके सकल तलपट, जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। मतलब बच्चों स्टार्ट आपने जो किया था दोहरी असर से, पहले से आप एक उधार में और एक जमा में आ रहे थे, तब उसकी सारे के सारे, फॉर एग्जांपल अगर बच्चों मैं पूरे साल भर से आपको कुछ बॉयज लोग को जितना अमाउंट दे रहा हूँ, गर्ल्स लोग को दे रहा हूँ, पूरे बच्चों 365 डेज में वही चीज कर रहा हूँ, आपको जितना दिया आपको भी उतना दे रहा हूँ। मतलब समझ लो बच्चों आप में से कोई उधार है और आप में से कोई जमा हो, साल भर में जब मैं टोटल करने जाऊंगा आई गेट द सेम टोटल ऑफ बोथ। यस और नो? दोनों का सेम ही होगा कि नहीं? क्योंकि पहले से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली मैं क्या कर रहा था, जितना अमाउंट का उधार कर रहा था उतना अमाउंट का जमा कर रहा था। तो बच्चों वास्तविक सी बात है कि क्या होगा कि आपके ट्रायल बैलेंस सेम ही होने वाले हैं। यस और नो? आपको बोला जाएगा ट्रायल बैलेंस क्या है, आप बोलोगे कि खाताओं के बाकियां जो शेष है वो दर्शाने वाले पत्रक को, ये भी बच्चों क्या है? एक पत्रक है। क्या है? दिस इज अ पत्रक, ये एक सीट है। यस और नो? जैसे बच्चों आपने जितने भी सारे एग्जाम्स दिए होंगे 10th में या तो 11th में, आप इतने मोटे मोटे पेपर्स भरते हो। यस और नो? थ्रू आउट द क्लास सत्य में भी आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, आपने स्कूल में भी बहुत सारे दिए, बोर्ड में भी बहुत सारे एग्जाम दिए, लेकिन लास्ट में बच्चों आपको 10th में एक पत्रक मिल गया। दैट पत्रक शोज एवरीथिंग। तो जितने भी सारी चीजें हुए होंगे आपको एक पत्रक मिल जाएगा, वो क्या करेगा? कंक्लूजन देगा सबका, और उधार और जमा साइड क्या कर देगा? टोटल कर देगा, क्योंकि आपने वेरी बिगिनिंग ही वही किया था। प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अंत में बच्चों क्या होगा? टोटल समान होगा, जिसे हम कहते हैं सकल तलपट। उसके बाद बच्चों यहां तक की बच्चों जो बातें होते हैं, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। क्या? बुक कीपिंग, जिससे बच्चों आपके जूनियर अकाउंटेंट लोग करते हैं। अब बात आया बच्चों फाइनलाइजेशन की, जिसे कहते हैं वार्षिक हिसाब। अब यहां पे सीनियर अकाउंटेंट की इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो बच्चों क्या करेगा? जो जूनियर अकाउंटेंट ने जो पत्रक तैयार करके दिया है, उस पत्रक पर से दो चीजें निकालने की कोशिश करेगा। क्या करके? वार्षिक हिसाब करके। और वह जो दो चीजें, वन ही विल वांट टू नो व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, लाभकारिता, एंड द सेकंड इज व्हाट इज द स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कौन सी स्थिति है? क्या बिजनेस डूबने वाला है? क्या बिजनेस की मतलब दायित्व कम है और संपत्ति ज्यादा है? ये सारी बातों के बारे में बच्चों कौन पता लगाएगा? सीनियर अकाउंटेंट। लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा? वार्षिक हिसाब। यस और नो? जो भी आपके फ्रेंड्स से बच्चों अकाउंटिंग में जॉब कर रहे हैं, उनको देखना कि वो दिसंबर में, इफ दे आर डूइंग इन अमेरिकन अकाउंटिंग, वो दिसंबर के बच्चों है ना, दिसंबर में बहुत बिजी रहेंगे, क्योंकि फाइनलाइजेशन क्या, और क्वार्टरली भी बच्चों फाइनलाइजेशन किया जाता है। क्वार्टरली, हर क्वार्टर में बच्चों क्या किया जाएगा? फाइनलाइजेशन। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वार्षिक हिसाब। हम बात कर रहे हैं पूरे ईयर्स की, तो इसीलिए बच्चों हम ईयर की बात करेंगे। ओके? तो वार्षिक हिसाब में बच्चों अंत में जो भी सीनियर अकाउंटेंट है, क्या दो चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा? एक होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा होता है आर्थिक स्थिति। अब इसके माइंड में तो ये ऑब्जेक्ट रह गया, भाई ये तो मुझे करना है, लेकिन करेंगे क्या? यस और नो? करना है हमें पता है, पार्टी करना है हमें पता ही है, वी नो दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर लक्ष्य, लेकिन करेंगे कैसे वो भी तो आपको आना चाहिए। व्हाट आपको आ गया, अब पढ़ेंगे हाउ। तो वार्षिक हिसाब में बच्चों इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खाताएं और कुछ चिट्ठाएं बनाने पड़ेंगे। कुछ खाताएं कहूंगा लेकिन चिट्ठा के बारे में बोलूंगा, एक ही चिट्ठा। तो यहां से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि सकल तलपट तक हमें कौन लेके आया? जूनियर अकाउंटेंट। अब सकल तलपट क्या हमें फाउंडेशन देता है क्या करने के लिए? वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए।
आपकी जो सीनियर अकाउंट है ना बच्चों, ऊपर से कोई भी चीज चेक नहीं करेगा, ना वाउचर चेक करेगा, रोजनामचा चेक करेगा, ना खतौनी चेक करेगा, क्योंकि उसको क्या मिल गया है, एक पत्रक मिल गया है कि ऊपर से सारे टोटल कंक्लूजन क्या है इस पत्रक में। अब बच्चों सीनियर अकाउंटेंट क्या करेगा ना, वार्षिक हिसाब के लिए कुछ खाताएं बनाएंगे, और खाताओं में बच्चों हमारे 4 खाते आ जाएंगे, क्योंकि हम साझेदारी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बच्चों आपके कंपनी अकाउंट होता तो ये साझेदारी का पूंजी खाता कट जाएगा, और ये क्या कट जाएगा, लाभ हानि वितरण खाता कट जाएगा। आएगा खाली व्यापार खाता, आएगा लाभ हानि खाता। लाभ हानि वितरण खाता जो होता है बच्चों अगर साझेदारी हो तो ही, और साझेदार की पूंजी खाता भी बच्चों कब होता है, जब साझेदार हो। कंपनी हो तो बच्चों ये दोनों अकाउंट आएंगे नहीं। तो टोटल 4 अकाउंट्स बच्चों हमें बनाने पड़ते हैं। व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम से बच्चों आप लोगों को थोड़ा पता चल रहा है, व्यापार खाता व्यापार से रिलेटेड हो वही, लाभ हानि खाता कि लाभ हानि दिखाता हो, एक्चुअल लाभ हानि। उसके बाद बच्चों लाभ हानि वितरण खाता, मतलब लाभ हानि का किसी के बीच में वितरण हो रहा है, किसके बीच में, साझेदारों के बीच में। उसके बाद बच्चों बनाएंगे साझेदार के पूंजी खाता, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिए हैं। कैसा नो, ये चारों खाता बनने के बाद बच्चों साझेदारी की जो पूंजी होगा लास्ट में, ये सब बच्चों कहां पे चला जाएगा, आपके आर्थिक चिट्ठे में। आर्थिक चिट्ठे में बच्चों क्या क्या चीज आएंगे, और ये चारों के चारों खाताओं में कैसे कैसे चीज आएंगे, हम बेसिकली 1 बाय 1 लॉजिकली हम सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो चालू करते आर्यन हमारी स्टोरी वार्षिक हिसाब की। समझ ले आर्यन, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, यस और नो, और आपने कॉमर्स बैकग्राउंड को चुना, आप सबसे बड़ा अमीर बनना चाहते हो। समझ लो आपने आपकी पढ़ाई कंप्लीट किया और कोई एक ऐसी कंपनी खोल डाला जिसमें उस कंपनी की रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब टोटल इसके गल्ले में कितना पैसा है, 1 करोड़ रुपया आया। कितना रुपया इसके गल्ले में, टोटल जितना सारा बच्चों बेचा उससे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़। अब 1 करोड़ से बंदा क्या करेगा, मैं बच्चों आप लोग को जैसे बता रहा हूं कि एक छोटा सा व्यक्ति भी ये समझ जाएगा। आप कुछ समय के लिए भूल जाओ कि आप अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हो और आप अकाउंट कर रहे हो। आप खाली एक लॉजिकली समझो, आप भी होते तो वही करते और कोई भी होगा तो वही करेंगे, लेकिन क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारी अकाउंट भी बच्चों वही चीज को फॉलो कर रहा है। यस और नो? तो बच्चों अगर आर्यन को 1 करोड़ की इनकम हुआ, उसके गल्ले में 1 करोड़ आ गया, बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ है, तो क्या वो बच्चों अपने मम्मी को जाके बोलेगा मम्मी 1 करोड़ आ गया? बच्चों मार डालेंगे इसको। 1 करोड़ के बाद तो बच्चों बहुत सारे खर्चे भी होंगे ना, तब बच्चों स्टार्ट होता है अब वार्षिक हिसाब की कहानी। आर्यन क्या करेगा, पहले अपने व्यापार खाता में जाएगा और लिख लेगा यहां पे कि मेरा कितना करोड़ का है, 1 करोड़ का बिक्री है। क्या है? तो बच्चों व्यापार खाते में जमा साइड में पहला बच्चों अकाउंट हम किसके बारे में बात करें, व्यापार खाता। व्यापार खाते की जमा साइड में बच्चों उसको टोटल जो रेवेन्यू हुआ बिक्री से वो लिख लिया। इसके साथ साथ बच्चों उसके कुछ अगर माल चोरी हो गए होंगे, व्यापार से बिक्री से तो बच्चों माल गया, लेकिन और किसी माध्यम से माल गया होगा तो भी बच्चों हम उसको कहां पे लिख देंगे, आपके व्यापार खाते के जमा साइड में। यह बात याद रखो, आर्यन का रेवेन्यू कितना हुआ है, 1 करोड़। अब आर्यन सोच रहा है कि 1 करोड़ है तो मैं जितने सारे मेरे एक्सपेंसेस है, जितने सारे खर्चे हैं वो निकाल लूं तो मुझे मिलेगा कि सच में मैंने प्रॉफिट कितना किया है। यस और नो? तो वही चीज को बच्चों हम ढूंढते हुए चलेंगे और हम सीख जाएंगे हमारी वार्षिक हिसाब। यस और नो? तो बेटा आर्यन को जो भी पहले बिक्री से मिला वो कहां पे लिखा जाएगा, व्यापार खाते के जमा साइड में। इसके साथ साथ जमा साइड में और क्या क्या लिखे जाएंगे, और लिखे जाएंगे कि और किसी हिसाब से क्या माल जा रहा है, बिक्री के तो माल जा रहा है, और कुछ से क्या माल जा रहा है, या तो कुछ माल क्या बच जा रहा है जिसे अंतिम स्टॉक कहेंगे। तो ये तमाम चीज अंतिम स्टॉक की हो जाए, कोई चीज से, कोई चोरी से जाए, या तो धर्मदा से, या तो बच्चों कोई भी चोरी से, या तो जल गया, किसी भी तौर से अगर माल जा रहा है तो आप किस साइड लिखोगे, व्यापार खाते की जमा साइड में। उसके बाद बच्चों आते हैं उधार साइड में। व्यापार खाते के उधार साइड में मैंने बोला था जमा साइड में आपने क्या लिख दिया, रेवेन्यू आपका। अब उधार साइड में बच्चों क्या लिखना चालू करेंगे, खर्चे। कभी भी अकाउंट के उधार साइड बच्चों आप लोग के खर्चे दिखाते हैं, रोकड़ को छोड़ के। रोकड़ खाते के खाली उधार साइड में बच्चों आपकी आय दिखाता है, बैंक खाते के उधार साइड आपको आय दिखाता है, बाकी के बच्चों जिसके भी उधार लिखोगे उसका क्या दिखाएगा, खर्चा।
संपत्ति होंगे तो बच्चों उधार है तो आय दिखाएगा, ये सुनो, जो भी संपत्ति में उधार साइड। लेकिन यहाँ पे बच्चों व्यापार खाते के उधार साइड में आपको क्या दिखाया जाएगा, जितने सारे खर्चे। लेकिन आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कौन से खर्चे आएंगे। तो पहला है कि प्रारंभिक स्टॉक, क्या आपका लास्ट ईयर का कुछ बच गया था, वो बच्चों लिखा जाएगा, ठीक है। ओ आर एन माइनस करेगा कि भाई 1 करोड़ तो मुझे मिल गया, लेकिन क्या करूं, लास्ट के कुछ 50 लाख, लास्ट के है ना 10 लाख का माल पड़ा था, वो भी बेच दिया हो इस साल। तो आप बच्चों आपके प्रारंभिक स्टॉक। उसके बाद आप इस साल कुछ खरीदते हो, खरीदी कहते ही नहीं कि वैसे ही आसमान से लाके बेच दिया, कुछ तो खरीदा होगा, उसको बनाया होगा। ये सुन लो, समझ ले केक की दुकान है, आर्यन केक सेंटर। तो केक बच्चों क्या हवा में बना होगा, बहुत सारे चीज लाया गया होगा, खरीदी किया होगा। तो आपका बिक्री जो 1 करोड़ है, अब उसमें से आप प्रारंभिक स्टॉक तो माइनस कर लिए, उसके बाद खरीदी माइनस करोगे। यस और नो, अगर कुछ वापस आ गया तो खरीद वापसी को बच्चों क्या कर दोगे, खरीदी में से माइनस करके निकले। उधार साइड की बात कर रहा हूं, खरीदी आ जाएगा आपका। उसके बाद उत्पादन संबंधित खर्च, आप बच्चों कारखाना में उत्पादन करोगे कि नहीं, तो उससे रिलेटेड जितने खर्चे माइनस कर देंगे। उसके बाद बच्चों कारखाना रिलेटेड खर्च, ये भी माइनस करेंगे। उत्पादन रिलेटेड खर्च मतलब किसी को मजदूरी चुका दिया, ये सुनो। और बच्चों आपके कारखाना के रिलेटेड खर्च मतलब जैसे आप लोग के हो उत्पादन में बच्चों और हो गए कि जैसे कि गाड़ी आ रहा है, माल लेके आ रहा है, आवक माल गाड़ी लेके आ रहा है आपके पास, ये सुनो, मजदूरी हो गया। तो ये सारे बातें बच्चों हम कहां से माइनस करेंगे, आपके बिक्री में से। कहां से, 1 करोड़ था तो तुमने क्या क्या माइनस किया, प्रारंभिक स्टॉक माइनस किया, तुमने माइनस किया खरीदी, माइनस किया उत्पादन खर्च, आपके कारखाना खर्च बच्चों माइनस किए, उत्पादन खर्च माइनस किए। इसके बाद बच्चों आपको तो मिलेगा कुछ पैसा। पता चला कि इसमें आपके 30 करोड़ चला गया, कितना, सॉरी 30 लाख, कितना लाख, 30 लाख। अब बच्चों आर्यन के पास कितना बचा, 70 लाख, कितना लाख, अब क्या 70 लाख को घर पे लेके चला जाएगा और बोलेगा ये मेरा प्रॉफिट है, नहीं, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जिससे माइनस करना पड़ेगा। तो जब बच्चों व्यापार खाता में हमने खरीदी माइनस कर लिया, प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर दिया, उत्पादन खर्च माइनस कर दिया, कारखाना खर्च माइनस कर दिया, उसके बाद हम लेके जाएंगे बाकी के प्रॉफिट, बाकी के जो अमाउंट है 70 लाख, उसको कहेंगे भाई ये सकल लाभ है हमारा। क्या लाभ है, सकल लाभ। सकल लाभ बच्चों यहां पे जो हमारी आएगा डिफरेंस, इसको सकल लाभ लिख लेंगे। और वो सकल लाभ को हम लेके जाएंगे लाभ हानि खाते में, जिसमें बहुत सारे और खर्चे हमें माइनस करना है। तो यहां पे बच्चों आर्यन और कौन से खर्चे को माइनस करेगा, अब हम देखेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आर्यन ने तो 70 बच्चों 1 करोड़ कमाया था, लेकिन आर्यन के और भी कुछ कमाई थी। जो सारे कमाई बच्चों में लाभ हानि खाते के जमा साइड में लिख लूंगा। अगर आर्यन ने कोई कमीशन आर्यन को मिलने वाला है, आर्यन के कंपनी को, या तो कुछ बच्चों आर्यन को क्या मिलने वाला है, कुछ दलाली मिलने वाला है, कुछ वेतन मिलने वाला है, कहीं पे जाके एक्सपर्ट लेक्चर दिया होगा, ये सुनो। तो ये तमाम आवक को बच्चों आर्यन क्या करेगा, यहां पे जोड़ देगा। और जो टोटल आएगा यहां पे, उसमें से बाकी और क्या खर्चे हैं जो बच्चों हम लाभ हानि खाते में लिखेंगे। लाभ हानि खाते में आर्यन तो कौन से खर्चों को माइनस करेगा, वो होंगे आपके संचालन खर्च। आपके संचालन मतलब बच्चों प्रबंध करना, प्रबंध करने में आपको बहुत सारे खर्चे होंगे, वेतन चुकाना, ये सुनो, कर्मचारियों को लाइट बिल चुकाना, घर भाड़ा देना, ये सारे प्रबंध के खर्च। विक्रय वितरण खर्च, बेचने के लिए किसी को कमीशन दोगे, ये सुनो, आप गाड़ी भाड़ा बच्चों दोगे, आप विज्ञापन करोगे। उसके बाद वित्तीय खर्च का मतलब किसी को बच्चों लोन का ऋण चुकाओगे, ये सुनो। और कोई बच्चों वित्त रिलेटेड खर्चे करोगे, वो भी खर्चे माइनस करेंगे। अन्य खर्च या नुकसान, आपका ऋण डूब गया, तो इस प्रकार से आर्यन क्या करेगा, ऊपर व्यापार खाता में कुछ खर्चों को माइनस किया, और फिर से लाभ हानि खाता में आके और बहुत सारे खर्चों को क्या करेगा, माइनस करेगा। तब जाके आर्यन को बच्चों मिलेगा एक लाभ, जिसे आर्यन कहेगा शुद्ध लाभ। कौन सी लाभ? अब तक आर्यन ने क्या किया है, अपने बहुत सारे खर्चों को माइनस कर दिया। व्यापार खाते में आर्यन ने अपने कौन से खर्च माइनस किया, खरीदी माइनस कर दिया, प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर दिया। आपने व्यापार खाते में उत्पादन खर्च माइनस कर दिया, कारखाने खर्च माइनस कर दिया। लाभ हानि खाते में आपने कौन से खर्च माइनस किया, आपने लाभ हानि खाते में बच्चों संचालन खर्च माइनस किया, विक्रय वितरण खर्च माइनस कर दिया, उसके बाद वित्तीय खर्च माइनस कर दिया, और अन्य हिसाब से जो आपको खर्चे हो या नुकसान हो वो माइनस कर दिया। अब जो अमाउंट बचेगा उसे हम कहेंगे शुद्ध लाभ।
लेकिन यहां तक बच्चों में बताऊं, मैं आर्यन को एक व्यक्तिगत धंधे के मालिक समझ के चल रहा था, लेकिन समझ लो ये आर्यन नहीं, आर्यन के 3 जन का टीम है, तो ये बच्चों साझेदारी पीडीएफ बन गया। आर्यन अगर बच्चों व्यक्तिगत होता तो मैं डायरेक्ट क्या कर लेता, इस शुद्ध लाभ को आर्थिक चिट्ठी में लेके चला जाता और दिखा देता कि ये आर्यन का क्या है, लाभ है इस साल का। लेकिन क्योंकि आर्यन किस में है, साझेदारी पीढ़ी में है, समझ लो बच्चों ये जो अमाउंट आया मैं आर्यन को लेके बोल रहा था, लेकिन आर्यन नहीं है, 3 जन है आप लोग, तो मैं क्या करूंगा, मतलब आप लोग का साझेदारी पीढ़ी है, ठीक है। तो शुद्ध लाभ को हम कहां करेंगे, और एक अकाउंट में लेंगे जिसे हम कहेंगे लाभ हानि वितरण खाता। कौन सी खाता, ये लाभ हानि वितरण खाता कब तैयार किया जाएगा, जब साझेदार होंगे। और क्योंकि 12th में हम तमाम बातें साझेदारों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए वार्षिक हिसाब में लाभ हानि खाता के बाद हमें कौन सा खाता बनाना पड़ेगा, लाभ हानि वितरण खाता। यस और नो। लाभ हानि वितरण खाता में आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे कि भाई आपने तो बहुत सारे खर्चे माइनस कर दिया आर्यन के उस इनकम से, रेवेन्यू से, और क्या माइनस करोगे। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि जो खर्चे या जो आय पेढ़ी का साझेदारों के साथ संबंधित है, मतलब ये जो तमाम बच्चों बातें हुआ था खर्चे के बारे में या तो आय के बारे में, ये थर्ड पार्टियों के साथ हुआ था, लेकिन पेढ़ी और साझेदार उनके बीच में तो भी कोई व्यवहार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साझेदारों का पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का पूंजी पर ब्याज, ये साझेदारों के लिए क्या होता है, आय होता है, इसलिए साझेदारों का बच्चों पूंजी पर ब्याज उनके आय होने से उनकी जमा साइड लिखा जाता है। लेकिन पेढ़ी के लिए खर्चा होता है, तो पेढ़ी क्या करेगा, उनको लाभ हानि खाते के वितरण खाता में लाभ हानि में ना लिख के यहां पे लिख सकता था वित्तीय खर्च के अंतर्गत कि पूंजी पर ब्याज, लेकिन क्योंकि ये खुद के साझेदार को दे रहा है तो इसीलिए बच्चों ये लिखेगा पूंजी पर ब्याज, कहां पे, लाभ हानि खाते के वितरण खाता में। मैं आपको बार बार बोलूंगा कि लाभ हानि वितरण खाता क्या है, आप बोलोगे पेढ़ी और साझेदारों के बीच में जो भी व्यवहार हुए होंगे उन व्यवहारों को नोट करने के लिए कौन सी खाता बनाया गया है। देखो बेटा, खाली साझेदारों के बारे में करना है तो उनके पास है साझेदारी पूंजी खाता, पेढ़ी के पास भी तो कोई खाता होना चाहिए, तो बच्चों ओ बन गया लाभ हानि वितरण खाता। अगर बच्चों आहरण पर ब्याज, साझेदारों ने कुछ आहरण किया है और उस पर ब्याज चुकाने वाले, तो बच्चों ये साझेदारों के लिए क्या होगा, उधार होगा, ये सुनो, लेकिन ये पेढ़ी के लिए क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आहरण पर ब्याज, क्योंकि चुकाएंगे कौन, साझेदार, मिलेगा किसको, पेढ़ी को। पेढ़ी इज डिफरेंट एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट, यस और नो। तो उसके बाद बच्चों हमारी ये जो पूंजी पर ब्याज, हम साझेदार की पूंजी, सॉरी हम लाभ हानि वितरण खाते की बात कर रहे थे, इस साइड बच्चों पूंजी पर ब्याज आ जाता है, आहरण पर ब्याज आता है, ऐसे भी कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसमें पेढ़ी क्या करेगा, साझेदारों को वेतन कमीशन ये चुका रहा हो, तो भी बच्चों उस चीज को हम कहां पे लिखेंगे, ये पेढ़ी के लिए क्या हो गया, खर्च हो गया, लेकिन साझेदारों के लिए क्या हो गया, आय हो गया, यस और नो। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ, पेढ़ी अगर साझेदारों से कुछ ले रहा है तो पेढ़ी के लिए आय, साझेदारों के लिए खर्च, यस और नो। साझेदार का खर्च होगा तो साझेदार का कौन सा साइड, उधार साइड, और पेढ़ी के जो है लाभ हानि वितरण खाता उसके जमा साइड। लेकिन अगर साझेदारों का कुछ आय हो, जैसे कि पूंजी पर ब्याज उनका आय